Students, welcome back to my YouTube channel Study with Arpita ma'am. We are studying about the first chapter of class 12 history, brick, beads and bone. Okay, today we are going to cover the topic that is seals, scripts and weights. In this first topic is seals and sealings. Seals and sealings were used to facilitate long distance communication. डेफिनेटली जो मोहर होंगी या जो सील्स इस्तेमाल की जाती थी उसको क्या है, वो लॉन्ग डिस्टेंस जो आपकी रिलेशनशिप थी, जो ट्रेडिंग थी, उसको कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता होगा। यानी आपका जब सामान भेजा जाता होगा तो उसलिए उस समय उसका इस्तेमाल किया जाता होगा। इमेजिन अ बैग ऑफ गुड्स बीइंग सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Its mouth was tied with ropes and on the knot was affixed some wet clay on which one or more seals were pressed, leaving an impression. तो इमेजिन कीजिए एक बैग जिसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो उसके मुंह पे क्या किया गया, उसके जो आपका झोला है जो जिसमें गुड्स रखा गया है उसके मुंह को जो रस्सी उससे बांध दिया गया। लेकिन अब उस पर क्या करना है, आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना, एश्योर करना पड़ेगा कि वो जो रस्सी है कोई खोल ना सके। तो उस रस्सी पे क्या किया गया, एक वेट क्ले से सील किया गया। जैसे आपका वो लगता है ना, जब सीलिंग होती है तो आप देखते हो ना ताले पे वो क्ले से उसको गरम जो सील होता है उससे मोहर लगाई जाती है, उसी तरह से ये जो वेट क्ले है उसको भी सील से क्या कर दिया जाता था, प्रेस कर दिया जाता था, जिससे सील का इम्प्रेशन बना रहे। ठीक है। इफ़ द बैग रीच विथ इट सील इंटैक्ट इट मेंट दैट इट हैड नॉट बीन टैम्पर्ड विद. तो अगर वो सील जो है बिल्कुल भी ज़रा सा भी टूटा नहीं रहता था, मतलब वो जो आपका निशान है वो प्रॉपर दिख रहा है, उसमें ज़रा सा भी हमें नहीं लगता है कि कुछ टूटा हुआ है या उसका कहीं कुछ ख़राब हुआ है, तो हम ये निश्चिंत हो जाते थे जहाँ पर वो बैग पहुँचता था कि मतलब सामान के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है, जैसे सामान भेजा गया था वैसे सामान जो है पहुँच रहा है। द सीलिंग ऑल्सो कन्वेड द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर. तो डेफिनेटली सीलिंग पे मतलब मोहर है, तो मोहर पे कोई चिन्ह तो होगा, कोई साइन तो होगा, तो क्या है वो आइडेंटिफाई करता है कौन उसको भेजा हुआ है। ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक है द एग्नीमेटिक स्क्रिप्ट. ओके, अब हड़प्पन seals usually have a line of writing probably containing the names and the titles of the owners. तो हड़प्पन सील्स जो थे वहाँ पर क्या है, कई चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, हमें क्या मिलता है वहाँ पर लाइन में लिखी हुई चीज़ें, यानी कि एक मैसेज टाइप मिलता है जिसमें कहा जाता होगा कि शायद वो जो लाइनें लिखी गई हैं सीलों पे वो शायद राजा का नाम और उसका टाइटल होता होगा। ठीक है ना। Scholars have also suggested that the motif, generally an animal, conveyed a meaning to those who could not read. तो जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने कहा कि जो सील पे पिक्चर होती थी, ठीक है, मोटिव का मतलब क्या हो गया, पिक्चर। ठीक है, तो जो कि ज़्यादातर एनिमल्स की होती थी वो इसलिए बनाई जाती थी ताकि जो लोग पढ़े लिखे ना हो, मतलब जो वो लिखी हुई चीज़ ना समझ पाए, कम से कम पिक्चर को देख कर ही आइडेंटिफाई कर लें कि ये सील किससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो बिना जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए भी सिंबल्स बनाकर उसके मीनिंग को समझाने की कोशिश की जाती थी। मोस्ट इंस्क्रिप्शन आर शॉर्ट, द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइन. ऑल्दो द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसिपर्ड टू डेट, इट वॉज एविडेंसली नॉट alphabetical. Okay, where each sign stands for a vowel or a constant. Okay, so अगर हम बात करें इन इंस्क्रिप्शंस की तो क्या होते थे, छोटे होते थे। ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन जो है छोटे हैं। जो सबसे बड़ा इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन क्या समझ लो जैसे राइटिंग, ठीक, कहीं पर किसी चीज़ को गोदा गया है, कहीं पर लिखा गया है, तो जो लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन है उस पर 26 साइन हमें मिलते हैं, 26 साइन। ओके, अलबत्ते ये जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं आज भी हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, वो डिस्कोड नहीं हो पाए, यानी कि हम आज भी उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं, उसको पढ़ नहीं पाए हैं। और ये भी क्लियर है कि ये कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं थे, जैसे ABCD वाला कंटेंट है ना, इस तरह को कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं थे, ना तो कोई वोवेल ना तो कॉन्सोनेंट का कंटेंट इसमें मिलता है।
It is just too many signs, okay, as it has just too many sign, somewhere between 375 to 400. तो कहा गया इतने सारे साइन थे वहाँ पर कि कहीं पर भी हमें अल्फ़ाबेट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है. अल्फ़ाबेट होते तो कहीं ना रिपीटिव साइंस मिलते ना, लेकिन नहीं, ये तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग साइन थे, तो मतलब सिमिलैरिटी नहीं रही होगी, कुछ अलग ही चीज़ रही होगी, तो इसलिए ओके. It is apparent that the script written from right to left, as some seals show a wider spacing on the right and cramping on the left. Okay? तो कहा गया कि जो हड़प्पन टाइम पीरियड की जो राइटिंग है, जो स्क्रिप्ट है, जहाँ से लिखावट होती थी, वो कैसे लिखते थे, राइट से लेफ़्ट की ओर, जैसे हम लोग उर्दू लिखते हैं ना, उस तरह से. तो राइट से लेफ़्ट की ओर लिखते थे. ये कैसे हमने पता किया, क्योंकि राइट में जो है वो प्रॉपर चौड़ा होता था और लेफ़्ट में आते 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 वो थोड़ा सा पतला हो जाता था. जैसे हम स्टार्टिंग कॉपी में लिखते हैं तो बड़ी अच्छी राइटिंग होती है हमारी, लेकिन जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते रहते हैं हमारी राइटिंग क्या होती है, ख़राब होने लगती है. तो ये लोग भी जब लिखते होंगे तो स्टार्टिंग में तो खूब बारीकी से, खूब अच्छी तरह से बड़े बड़े लिखते होंगे, लेकिन धीरे धीरे स्पेस उनका आइडिया नहीं लगता होगा, तो लेफ़्ट साइड क्या हो जाता है, नैरो हो जाता था. ओके. As if the engraver began working from the right and then ran out of space. तो जैसे मैंने अभी कहा कि जो एंग्रेवर है, यानी जो वो लिख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, लिखना तो राइट से शुरू किए, लेकिन जब तक लेफ़्ट तक पहुँचे वहाँ पर स्पेस क्या हो गई, कम पड़ गई या ख़त्म हो गया. एक्चुअली कम पड़ गई, तो उसकी वजह से जितनी भी जगह थी उसमें क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं. कंसिडर द वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन विच राइटिंग हैज़ बीन फाउंड. सील, कॉपर टूल्स, rims of jar, copper and terracotta, tablets, jewelries, bone rods, even an ancient signboard. ओके. तो कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिस पे हमें ये जो राइटिंग का कंटेंट है मिला है. आपकी मोहरें हो गई हैं, कॉपर टूल्स हो गए हैं, जार का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, कॉपर और टेरिकोटा के टैबलेट्स हैं, ज्वेलरीज हो गए, बोन रोड्स हो गए, ठीक है ना. तो बहुत सारी, इवन उस ज़माने में साइन बोर्ड का मिलना भी है, ठीक है. एशियन साइन बोर्ड पे भी हमने राइटिंग देखा है. रिमेंबर देयर मे हैव बीन राइटिंग ऑन द पेरिशेबल मटीरियल्स टू. हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों पे भी लिखा हो जो बाद में ख़त्म हो गई हो, ख़राब हो गई, जैसे वुड पे, ठीक है. पेरिशेबल आइटम्स का मतलब हो गया पेरिशेबल मेटल्स जो कि ख़राब हो सकते हैं. कुड दिस मीन दैट द लिटरेसी वॉज वाइड स्प्रेड. तो क्या हम कह सकते हैं कि वो लोग लिटरेट थे, और वो भी बहुत ज़्यादा लोग लिटरेट थे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों पे मिल रहा है. तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है ना कि सब लोग नॉलेज रखते हों, पढ़े लिखे हों वहाँ पर, या लिटरेट हों. ठीक. नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग विद द वेट. एक्सचेंजेस वेर रेगुलेटेड बाय अ प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट. सोचो उस ज़माने में वेटिंग सिस्टम भी था. ओके. यूजुअली मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड चर्ट एंड जनरली क्यूबिकल. ओके. विदाउट नो मार्किंग. तो ये जो आपके वेट्स होते थे वो एक तरह का स्टोन होता था, चर्ट्स उससे बना होता था, और ज़्यादातर क्या था, क्यूब में होता था, क्यूबिकल होता था. ओके. जिस पे कोई भी निशान नहीं होता, जैसे 1 किलो 2 किलो जैसे हम लोग का वेट लिखा रहता है ना, वो वाला सीन नहीं था. द लोअर डिनोमिनेशंस ऑफ वेट वर बाइनरी while the higher denomination followed the decimal system. तो हमने देखा है जो वेट है वो दो तरह के हैं. जो छोटे वेट थे, जो लोअर वेट वाले थे, ठीक है, वो आपके बाइनरी उसमें थे 1 2 3 4 8 16 32 के ऐसे कंटेंट में, और जो हायर वेट होते थे वो आपके डेसिमल कंटेंट में आता था. सबसे ज़्यादा तक कहा जाता कॉमन वेट 13.7 ग्राम का होता था. तो यही समझ लीजिए कि डेसिमल के कंटेंट में होता था. The smaller weight were probably used for weighting jewelry and beads, and metal scale palms have also been found. तो जो छोटे वेट्स होते होंगे वो क्या होता है, ज्वेलरीज के लिए. जैसे आप सोनार की दुकान पे जाते हो ना, तो वहाँ देखते हो ग्लास बॉक्स में जो है वो छोटा सा तराजू होता है और बहुत छोटे छोटे वेट्स होते हैं. या फिज़िक्स में आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया हो तो उसमें आपने देखा हो, या वहाँ पर वेट का कंटेंट देखा हो, तो बहुत छोटे छोटे वेट जो होते हैं, बहुत लाइट वेट वाले जो होते हैं, हल्की चीज़ों को या बहुत ज्वेलरीज और सबको तौलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो वो छोटे वेट्स क्या रहे होंगे, उस ज़माने में भी रहे होंगे ज्वेलरीज को तौलने के लिए. साथ में हमें मेटल्स के पाम भी मिला, यानी तराजू. ठीक है, तराजू भी हमें उस ज़माने में मिला है. ठीक है. सो फॉर दिस वी आर एंडिंग आवर दिस टॉपिक हियर ओनली. ओके. We will continue our next topic in our next video. If you like the video, please like it, share it, and also subscribe the channel. Till then, good day everyone.